जैसा बोलता है, इसमें हम एफआईडीआईज के डेटा से शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखेंगे ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो बढ़ते हैं पहले एफआईडीआईज के डेटा पे। तो एफआईज ने कल 4 सत्रों के बाद बिकवाली की 240 करोड़ रुपए की, और डीआईज ने वही खरीदारी करते हुए दिखाई दिए डीआईज इंडियन मार्केट में, जो कि उनका ट्रेंड चल भी रहा है। तो डीआईज 2333 करोड़ की बाइंग और 240 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने की है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज मार्केट थोड़ा सा सुस्त है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक रौनक लौटने की कोशिश हो रही थी, वो अब रौनक आज नहीं दिख रही है मार्केट में। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो कल अमेरिकन मार्केट में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी, करीब 1.25% की 588 पॉइंट ऊपर डाउ बढ़कर बंद हुआ। शंघाई अब ग्रीन मार्क में चल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट आए हैं, उसका एक इम्पैक्ट अमेरिका और चाइना के रिश्ते और उनके मार्केट्स पर भी पड़ रहा है। हैंसेंग निकाई कोस्पी यहाँ पर लाल निशान बना हुआ है, करीब 0.5% हैंसेंग गिरावट, 0.25% कोस्पी, और निकाई में थोड़ी ज्यादा गिरावट है, करीब 1.25% से 0.3% तक की। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में हैं। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर। तो टॉप गेनर्स में अगर देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट करीब 8.8% ऊपर है, एमटीआर टेक का करीब 7%, आनंद राठी वेल्थ आफ्टर रिजल्ट्स करीब 5% ऊपर है। आज इनके मैनेजमेंट से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह की योजना है कंपनी की। साथ ही वेब सोलर एनर्जी करीब 5% और आईएफएल कैप्स करीब 4.5% ऊपर है। तो ये कुछ एक शेयर्स जो कि आज मार्केट में अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो जो गिरने वाले शेयर्स हैं उसमें सुबेक्स लिमिटेड है, जहां पर की करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर हम जस्ट डायल देखें जिसके रिजल्ट्स आए थे, कंपनी के प्रॉफिट में करीब 25% का डिक्लाइन, जिसकी वजह से आज शेयर में करीब 4% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। बानको इंडिया करीब 4% नीचे है। डिक्सन टेक और ऑल कार्गो यहाँ पर भी 3% के करीब की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सभी शेयर्स आज थोड़ी सी जिन पर रिजल्ट्स की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहां पर गिरावट है। लेकिन अब हमारे साथ समीर सर जुड़ चुके हैं, समीर दलाल सर, नटवरलाल एंड सन से। समीर सर, गुड मॉर्निंग। सर, मार्केट में अभी क्या करना चाहिए? बिकॉज हमने देखा कि आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, टीसीएस अपने रिजल्ट्स दे चुका है, एचसीएल रिजल्ट्स अपने दे चुका है, टेक महिंद्रा आज देगा, अब इन्फोसिस के भी नतीजे इस वीक में आने वाले हैं, विप्रो के भी आने वाले। तो सारी टॉप लीडिंग आईटी कंपनीज अपने रिजल्ट्स दे चुकी होंगी। इस रिजल्ट्स की इस वीक के एंड तक हमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और 2-3 छोटे बैंक्स, इन सभी के नतीजे मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनका रिएक्शन में भी मंडे को होगा, नेक्स्ट मंडे को जो आएगा। अगले 5 दिन रणनीति किस तरह से सोचें, किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिले अभी तक? तो पहले लेट्स टॉक अबाउट जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, यानी कि टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी। ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ के आया है, बट नथिंग एंथ्यूजिंग, नथिंग ऐसा जो कहना चाहिए कि ये री रेट होके वापस अपने प्रीवियस हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे जाने चाहिए। यस, वो डेटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं टीसीएस। नाउ टीसीएस ये एआई का जो उनका अप्रोच है, बट दिस इज द लो मार्जिन हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट एंड नॉट द एक्चुअल आईटी जो सॉफ्ट प्रोग्रामिंग जाते हैं एआई में। एंड दैट आई फील कि अभी भी थोड़ा अपने इंडियन आईटी में लैकिंग है। आई स्टिल बिलीव कि इंडियन आईटी के जो वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं वो सस्टेन रहेंगे एट दीज लोअर लेवल्स। अगर ग्रोथ वापस मे बी 2 quarters डाउन द लाइन दिखने लगे, देन मे बी वी कैन कंसिडर इट गोइंग अप मार्जिनली, नॉट टू द प्रीवियस हाई बट मे बी 5-10%। बट अगर नहीं आते हैं तो आई थिंक वैल्यूएशन यहां से भी फर्दर करेक्ट कर सकते हैं इफ ग्रोथ डज नॉट कम बैक। बिकॉज स्टिल अगर आप देखें आईटी कंपनीज तो वी आर स्टिल ट्रेडिंग एट 20+ times फॉर द लार्ज कैप फॉरवर्ड, और ग्रोथ नंबर्स में टॉप लाइन में तो एटलीस्ट 3% है और बॉटम लाइन में टॉकिंग ऑफ 7-8%। सो पीईजी ओवर 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है सस्टेन। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम आईटी? आई थिंक स्टिल थिंक कि सबड्यूड नंबर्स ही आएंगे फॉर 1 or 2 more quarters।
तो ये क्वार्टर जो आपने कहा ये वीक जहाँ पे काफी नंबर्स आएंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू डू एनीथिंग स्पेक्टेक्युलर। कमिंग टू बैंकिंग, बैंकिंग में तो हमारे पास ज्यादातर तो वी ऑलरेडी हैव द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, क्योंकि सब बैंक्स तो अभी दे गिव देयर लोन बुक, क्वार्टरली जो होता है कि कितना ग्रोथ हुआ है लोन्स में, कितना डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुआ है। व्हाट वी नीड टू ओनली सी कि एनपीएस कैसे मूव होते हैं इन द करंट क्वार्टर कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। और मेरे हिसाब से वो ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बिकॉज जो मेजर एनपीए प्रॉब्लम्स माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से आ रहे थे, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज प्राइस्ड इनटू द मार्केट या इनटू द स्टॉक्स। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी नेगेटिव डाइवर्जेंस। एक्सपेक्ट मार्जिन्स टू बी अंडर प्रेशर, क्योंकि रेट कट्स जो हुए थे, व्हाट हैपेंस इज कि उनको पास ऑन करने पड़ते हैं, बट कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होती है, इट डज नॉट डिक्लाइन राइट अवे कंप्लीटली, फॉर द सिंपल रीजन कि जो मैंने 2 इयर्स के लोन्स उठाए या एफडीज लिए हैं फॉर 1 ईयर एंड 2 इयर्स, एज दे मच्योर देन दे विल गेट रिन्यूड एट द लोअर लेवल। तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली वी विल सी कि इवन कॉस्टिंग बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक्स विल गो डाउन, बट एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू कंटिन्यू जहां मार्जिन थोड़े से अंडर प्रेशर रहे। What we need to see is whether growth can come back in the loan book more aggressively. HDFC के तो decent थे growth, so that will Axis में थोड़े से lower than probably expectation थे, but Axis में valuation comfort है। So I'm not expecting anything major negative, but ये results में I don't think anyone is expecting anything major positive, क्योंकि we had a lot of events that happened। वो जीएसटी कट अनाउंसमेंट जिसके वजह से थोड़े स्पेंडिंग्स डिफर हो गए थे, जो स्लो डाउन मोमेंटम था वो पिकअप नहीं दिखाया एज सच, बट गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव ये कंजम्पशन बास्केट में डेफिनेट पिकअप होगा। एज दैट हैपेंस यू विल सी इन केपेक्स कमिंग इन, केपेक्स आएगा, लोन बुक ग्रो होगा। सो वी आर क्वाइट पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड, बट ये क्वार्टर में आई डोंट थिंक एक्सपेक्टेशन ऐसा मेजर है कि कुछ रन अवे हो जाएगा। तो रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा सब खुश नहीं है, और सबको लगता है कि अभी ठीक है, बैंकिंग आईटी ये सभी में बस वैल्यूएशन प्ले, जहां कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही मिलेगा। लेकिन सर, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, कभी चाइना कभी इंडिया। अभी उन्होंने फ्राइडे को जो चाइना के खिलाफ बोला, एंड देन उन्होंने संडे नाइट तक आते आते अपने स्टांस चेंज कर लिए, पहले डाउ को गिरवा दिया 1100 करीब 900 पॉइंट, एक समय तो वो 1100 पॉइंट तक गिरा हुआ था इस फ्राइडे के सत्र में। कल बाउंस बैक हो गया इस खुशी में कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिए कि चीन के साथ रिश्ते ठीक हो जाएंगे, और उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बिसेंट, उन्होंने भी इस महीने बोला कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। दक्षिण कोरिया में दोनों लीडर्स की मुलाकात हो सकती है। मुलाकात का एजेंडा एक्सपोर्ट कंट्रोल जो दोनों देशों की साइड से हो रहे हैं, ट्रेड टेंशन जो हो रही हैं उनको कम करने पर रहेगा। लेकिन इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट से ज्यादा तो सर वॉलेटाइल स्टेटमेंट में बोलूंगा जो अमेरिका की साइड से आ रहे हैं। ऐसे वॉलेटाइल स्टेटमेंट वाले समय में आदमी को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए? तो सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट आंसर करूंगा। पोर्टफोलियो कभी भी अच्छे से बनाना ही चाहिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज अ एक्सरसाइज दैट इज कॉन्स्टेंटली ऑनगोइंग। अगर कुछ अच्छे से गिरता है, आपको गुड रेट में मिलता है, यू मस्ट बिल्ड योर पोर्टफोलियो, आइडेंटिफाइड मे बी 20-25 स्टॉक्स जो आपको इन्वेस्ट करने हैं, एंड जब भी करेक्शन आते हैं यू कीप बिल्डिंग ऑन दैट पोजिशन। सो आई थिंक दैट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड मस्ट नेवर स्टॉप वॉट एवर द सिचुएशन, क्योंकि न्यूज फ्लो टेम्परेरी रहता है, फंडामेंटल्स ग्रोथ सब थोड़े लॉन्ग टर्म रहते हैं। सो इग्नोर न्यूज फ्लो फॉर द शॉर्ट टर्म एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी आपका जो इनिशियल कहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो कभी कभार लगता है कि पहले वो बोलते हैं फिर सोचते हैं, तो उसके वजह से ये सब थोड़ा होता है। हमारे देश में भी वैसे ही होता है ज्यादातर, जहाँ पीएम पहले अनाउंस करते और फिर इम्प्लीमेंटेशन, और सब लोग सोचने लगते कैसे करने का। डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, जीएसटी कट देख लीजिए, देयर वर अनाउंसमेंट्स केम फार अहेड ऑफ वेयर द प्लानिंग वाज एवर डन।
सो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिसीज में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही है। ही इज अपसेट कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना नहीं दे रहे, तो इट वाज काइंड ऑफ एक्शन की नहीं, हम 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, हम टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स पे कुछ कर्ब्स लगा देंगे, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक रिटेलिएशन, लाइक अ यंग चाइल्ड। फिर थोड़ा उनके टीम शायद उनको समझाते कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और वो थोड़े साइड स्टेप कर लेते हैं। बट यस, मार्केट वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी 3 साल बाकी है, सो एक्सपेक्ट दिस फन एंड एक्टिविटी टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम। ये नहीं जाने वाला है टिल ही गेट्स हिज वे। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू गेट हिज वे। हाँ, उसको थोड़ा कुछ मिल जाएगा कि थोड़े मैन्युफैक्चरर्स यूएस में प्लांट अनाउंस करेंगे। वी नीड टू सी कि प्लांट अनाउंस करना ही नहीं, बट एक्चुअल सेटअप भी होना चाहिए, तो वी नीड टू सी इफ दैट एक्चुअली प्रोग्रेसेस। सो ही वो कर रहे कोशिश की थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वहां जाए, थोड़े एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना थोड़े कर्व हो टू, एंड ग्लोबल मार्केट थोड़े खुल जाए तो ही कैन एक्सपोर्ट सम मोर। एक्चुअली ये सब ऑल्सो इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू की जो सोयाबीन है यूएस में, न्यूज आ रहे हैं कि चाइना जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है कुछ पिकअप ही नहीं कर रहे, और उनकी वोट बैंक, जो फार्म वोट बैंक इन द रूरल पार्ट्स ऑफ अमेरिका है, वो इम्पैक्ट हो रहे, तो इज ऑब्वियसली मेकिंग मोर नॉइज टू अपीज दैट वोट बैंक रादर देन एक्चुअली डूइंग एनीथिंग। तो एक्सपेक्ट these noises to continue, expect volatility to continue, बट नेट नेट, लाइक उन्होंने कहा कि सब कुछ बाद में ठीक हो जाता है, एंड वी सीन कि आई हेट टू से इट बट इट्स हिज बार्क इज मोर देन हिज बाइट। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं होगा, होगा तो भी the cost of a lot of those things are going to be have to borne by the US consumer at the end of the day, and inflationary थोड़ा रहेगा उनके लिए। But markets will move on. Markets have started to discount and to some extent ignore some of this noise that is there. सर, अमेरिका में शटडाउन चल रहा है और 2 हफ्ते हो चुके हैं, और उनकी लड़ाई आंतरिक भी है, इंटरनल भी है, और वो डेमोक्रेट्स के साथ लड़ते जा रहे हैं, और अब थर्ड वीक की तरफ वो एंटर कर रहे हैं जहां पर कि अमेरिकी शटडाउन होगा। अ, आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है? कैसे पढ़ रहे हैं आप उसको, कैसे रीड किया सर? और अगर ये लंबे समय तक चलती है, कुछ इम्प्लीकेशंस आएंगे वर्ल्ड मार्केट पर? तो एक्चुअली मेरा उतना स्टडी नहीं है ऑन हाउ द इम्पैक्ट ऑफ दिस शटडाउन विल वर्क, बिकॉज व्हाट इट मींस इज कि यूएस के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको शायद सैलरीज डिलेड मिले ना मिले, या इट इज अ सिचुएशन लाइक दैट। नाउ ऑफ कोर्स दैट विल थोड़ा कंजम्पशन पे इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट सम ऑफ दीज पीपल विल हैव टू डिग इनटू उनके अगर सेविंग्स या कुछ है। बट आई इज इट गोइंग टू हैव अ मेजर मेजर इम्पैक्ट? मेरे हिसाब से नहीं। दूसरा, हमने पास्ट में भी काफी बार देखा है कि ये शटडाउन हुआ है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट टर्म में भी आई थिंक वन वन मंथ, या आई थिंक ऑलमोस्ट 28 डेज या 27 डेज, ऐसा कुछ था नंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शटडाउन हुआ था, क्योंकि ही सेड आई विल नॉट अग्री टू एनी टर्म्स अनलेस यू गिव मी सम अमाउंट टू बिल्ड द वॉल एट द मैक्सिकन बॉर्डर। और उसके वजह से काफी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में प्रॉब्लम हुई थी, बट इवेंचुअली दे ऑल्सो रियलाइज कि ये सैलरीज देने हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम जो है वो करवाना है, सो वो सी डेट सीलिंग रेज हो जाएगा, इट विल हैपन। Unfortunately, news channels and media and all talk more about it than actually requires attention. If it extends more than month to 2 months, then yes, media should. But historically हमने देखा है कि ये रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आई वुड नॉट पे अगेन टू मच हीट टू दिस। फोकस ऑन मार्केट फंडामेंटल्स। करेक्शंस जब आते हैं, अगर आपके स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, प्लीज गो अहेड एंड बाय, मेरा एडवाइस रहेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सब नॉइस बंद हो जाएगा। और फिर अगर आपने नहीं खरीदा है क्योंकि आप डर के मारे बैठे हो, तो आपका स्टॉक भी बढ़ जाएगा और आप बस देखते ही रह जाएंगे। देखते तो लोग सर सोना चांदी भी देखते रह गए हैं, और वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और जिन लोगों ने शायद गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 3,000 पर सोचा था, या इंडियन मार्केट के हिसाब से, एमसीएक्स के हिसाब से करीब 90, 95, 1 लाख पर सोचा था कि यहाँ से गिर जाएगा, भागता ही जा रहा है सर। सिल्वर मतलब 1,60,000 एमसीएक्स पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में 52 ऑन्स के पार पहुंच चुकी है।
ये मतलब इनकी कुछ स्टॉपिंग है सर? बात तो होती होगी आपके सर्कल में कि ये क्रेजी रन है, फंसाने वाला है गोल्ड सिल्वर का रन, या ये अभी इसमें कुछ लॉजिक्स भी हैं? मतलब लॉजिक, इनिशियली लॉजिक थे कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद रहे थे और ये सब हो रहा था, लेकिन अभी वो लॉजिक बरकरार है? तो सेंट्रल बैंक जो खरीद रहे वो लॉजिक तो ऑफ कोर्स इज द मेन रीजन व्हाई देयर इज दिस स्पाइक। अभी मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि गोल्ड और सिल्वर पे मेरे से टेकिंग अ व्यू फ्रॉम मी मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट थिंग, क्योंकि मेरा व्यू नहीं कभी था कि गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ेगा। तो आई हैव बीन प्रूवन हॉरिबली 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 रॉन्ग, ऑल इज व्हाट आई कैन से। बट मेरे हिसाब से ये क्यों हुआ है, क्योंकि आई वाज रीडिंग सम न्यूज आर्टिकल्स ग्लोबली, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे एंड कपल अदर ऑफ दिस टाइम मैगजीन एंड, कि गोल्ड में क्या हुआ है कि मेनी ऑफ दी सेंट्रल बैंक्स हैव गॉन डायरेक्टली टू अफ्रीकन माइनर्स, और वहां से उन्होंने काफी सब ब्लॉक कर दिया कि आपका जो भी प्रोडक्शन होगा फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स उसमें से 40% या 50% हम ले लेंगे। काइंड ऑफ न्यूज आर्टिकल्स लाइक दैट आर गोइंग अराउंड। तो क्या होगा कि ऑब्वियसली जो भी गोल्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम जो माइन हो रहा है विच इज डायरेक्टली गोइंग टू सेंट्रल बैंक्स, इट लीव्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई इन द मार्केट, और वो मार्केट का सप्लाई मीट नहीं हो रहा है, उसके वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू टू बाय दीज गोल्ड एट दीज वेरी एलिवेटेड प्राइसेस, वो एक क्वेश्चन है। For me, gold is nothing but a means of storing, maybe storing value or transfer. It's like money. Like gold at the end of the day was used back in the day for transaction basis, right? So we are now attributing a value to gold. We are saying कि gold का value इतना होना चाहिए क्योंकि इतना inflation हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। But the run up that has happened has been far more than मेरा expectation. I thought gold will maybe go up by 3, 4, 5%, जो inflation rate है वो rate से, या शायद उससे 1, 2 टका। But this 65% rate, shocking. I'm also, I have no answer कि बढ़ेगा कि घटेगा, but मेरे हिसाब से I would stay away even now after such a big rally. To get in is even more dangerous than any ever before. ठीक है। सर, गोल्ड तो चलिए ठीक है, मिस आउट हुआ, लेकिन गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनीज लाइक सिल्वर माइनिंग से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान से, छोटा पोर्शन है उनके टोटल बिजनेस में, लेकिन है। और इस समय दूसरी मेटल भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर भी अपने अच्छे रन में चल रहा है, और जिंक भी ठीक चल रहा है। और हालांकि हिंदुस्तान जिंक तो मेजरली जिंक में ही है, लेकिन ये कॉपर, जिंक, सिल्वर, डेक्कन गोल्ड तो छोटा बिजनेस है उनका, ज्यादा बड़ा नहीं है गोल्ड माइनिंग में। लेकिन ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियां लाइक मुथूट, मन्नापुरम, इन्हीं इनमें से कोई आपको पसंद है कि ये ठीक है चलो गोल्ड भाग गया, कोई नहीं, मिस आउट वाली फीलिंग है, लेकिन इनमें मिस आउट वाली फीलिंग ना हो? तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज इज समथिंग दैट कैन बी लुक्ड एट, पर आप एक चीज याद रखिए कि बिकॉज ऑफ द रैली इन गोल्ड दैट हैज हैपेंड, पीपल आर एबल टू बोरो मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड टनेज शायद नहीं बढ़ रहा है जितना कि लोन बुक ग्रो हो रहा है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन अप। Agar, I'm not saying it will happen. Now, many of these times, these gold companies lend at LTVs of close to, I think, क्या था, मन्नापुरम का, I think 70% LTV है, meaning loan to value ratio. I think मुथूट का even higher है। So, जब अगर gold falls by 20%, then it opens up a problem for these companies, क्योंकि they either have to get more collateral for the gold, या फिर they need to claw back some of the loans that they've given, और फिर फ्यूचर ग्रोथ बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो टनेज ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मेरे हिसाब से जो नहीं फिलहाल दिख रहा है। दूसरा, गोल्ड लोन कंपनीज में क्या हो रहा है कि कंपटीशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज सच अ सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग कि आपके पास गोल्ड है। मेनी ऑफ दीज बैंक्स, अभी सीएसबी बैंक देख लीजिए, आर डूइंग दिस बिजनेस वेरी अग्रेसिवली, एंड दे आर गिविंग लोन्स एट मच लोअर रेट देन दीज गोल्ड लोन कंपनीज, मुथूट, मन्नापुरम। तो क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ने से ये मार्जिन स्प्रेड्स भी थोड़े से हो रहे हैं ऑन गोल्ड लोन्स। सो एम आई सेइंग कि ये टाइम पे शुड गो आउट एंड बाय गोल्ड लोन कंपनीज? नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ इट पॉजिटिविटी इज प्राइस्ड इन, रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में फिलहाल नहीं है। सो आई वुड चूज टू इवन अवॉइड गोल्ड लोन कंपनीज।
ज्वेलरी कंपनीज ऑन द अदर हैंड ऑल्सो आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अगर आप देखें गोल्ड रिलेटेड आपको कोई बिजनेस देखना है तो टाइटन देख लीजिए या कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए। क्या होता है कि दे गेट सम अमाउंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द राइज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री पे थोड़ा बेनिफिट्स आता है। व्हाट पार्ट ऑफ इट इज नॉट हेज, बट नेट नेट क्या होता है कि अभी आप कोई भी कंपनी से बात करिए तो कहते हैं कि हमारा सेल्स बढ़ रहा है पर हमारा नंबर ऑफ पीसेस या गोल्ड टनेज जो सेल हो रहा है वो घट रहा है, बिकॉज इट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। जब आपका टनेज गिरता है तो योर प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो कम अंडर प्रेशर, क्योंकि यू कैन ओनली मेक एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन पीस ऑफ आइटम। तो अगर आप कम बेच रहे हैं एट अ हायर प्राइस, योर एक्चुअल एबिटा नीड नॉट राइज टू द सेम rate as what your sales are rising. तो that could be one of the problems। अगर आप देखें तो none of these I mean jewelry companies also are doing extremely well market में। valuations already high है कल्याण के भी। I think कल्याण is trading at 60 times forward, Titan is trading at 65 times 1 year forward। तो valuations भी rich है, अगर growth उतना आने वाला नहीं है, so it becomes a question। So it's it's difficult to say कि क्योंकि गोल्ड बढ़ा है कि ऐसा कोई कंपनी है जो हम ले सकते हैं। और आपने लास्ट पूछा था हिंदुस्तान जिंक पे, अगर आप देखें तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिंदुस्तान जिंक सेल इज इन सिल्वर, बहुत छोटा परसेंटेज है। सो द सिल्वर राइज डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, बट द शिफ्ट इज द प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू बी दैट लार्ज। अगर जिंक प्राइसेस कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग एंड मूव अप, then yes, Hindustan Zinc is probably the best company to invest in for the simple reason कि वो लोग मिट्टी से जिंक बनाते हैं और उनके पास जो माइंस है, उनका जो जिंक रिजर्व्स है आर क्वाइट गुड। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स दे आर गोइंग टू डेफिनेटली रिमेन क्वाइट प्रॉफिटेबल। उनके कैश फ्लो स्ट्रांग है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। यहाँ से कंपनी डिविडेंड लेके अपस्ट्रीम वेदांता में लेते हैं, जो फिर वेदांता अपने पेरेंट यूके में वेदांता रिसोर्सेज को लेते हैं जहाँ पे उनके पास डेट है। So from a dividend angle, I think Hindustan Zinc could be an interesting play, but keep an eye on zinc prices as well. अगर zinc sustain रहता है तो this company will be very profitable. Silver, yes, beneficial, but very small percentage of overall sales and profitability. ठीक है सर। सर आज एक शेयर लिस्ट हुआ है एलजी, और काफी शानदार लिस्टिंग देखने के लिए मिली है। 45% अभी भी प्रीमियम पर चल रहा है, जितना आईपीओ प्राइस था 1661। अब प्रॉफिट बुक करना है या बने रहना है? तो ऑनेस्टली मैंने ये इशू स्टडी नहीं किया था फॉर इन दैट मच डिटेल, बट यस, उन्होंने क्यों इतना क्यों इतना बड़ा गैप अप दिया है, क्योंकि दे लेफ्ट समथिंग ऑन फॉर द इन्वेस्टर्स ऑन द टेबल। दे डिड नॉट ओवर प्राइस द इशू, दे डिड नॉट प्राइस इट टू परफेक्शन, बट दे सेड कि वी विल प्राइस इट इन अ वे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है कैन विल हैव सम बेनिफिट दैट कम्स फ्रॉम लिस्टिंग। तो वो आया हुआ है। नाउ कैन इट कंटिन्यू टू गो अप? यस इट कैन, क्योंकि फिलहाल क्या होता है कि जो 75% एलजी का, जो होल्डिंग एलजी का है, दैट विल नॉट कम फॉर सेल। और जो लोग ने अपना क्या बोलते हैं एंकर में लिया है, दैट ऑल्सो स्टॉक कैन नॉट कम टू सेल। सो द फ्री फ्लोट इज ओनली ऑफ द अमाउंट ऑफ पीपल, एचएनआईज या रिटेल क्लाइंट्स जिसने लिया है। उन्होंने, काफी लोग ने ऑलरेडी बेच चुका होगा बाय दिस मॉर्निंग इटसेल्फ। Where some stronger institutions who have a 3 year, 5 year view would have picked up. So, is it possible the stock can continue to rally? Yes, I think it can continue to rally. अगर आप long term investor हो, I would say it's okay to get in. When I saw the company, मेरे को पसंद था। Do I have a target price on the company? No, but I would again like to say, for मेरे हिसाब से जो जब मैंने थोड़ा पढ़ा था, for me around 1350 would have been the issue list, should have been the listing price, which is where the fair value according to me lies। तो अगर वो लेवल आता है, I would recommend a buy on LG। ठीक है, तो सर वो फेयर वैल्यू था, तो 1660 अट्रैक्टिव वैल्यू टू सेल है, मतलब बुक प्रॉफिट। अगर आपको आईपीओ में मिला है, व्हाई डू यू वांट टू सेल? क्योंकि आई एम सेइंग कि आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो आईपीओ वालों को तो होल्ड रखना चाहिए, लेकिन हाँ, जो नए निवेशक हैं वो अपनी पोजीशन 1350 के आसपास बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। दैट वुड बी फेयर वैल्यू फॉर दैट शेयर। ठीक है,
सर एफ जो लौट रहे थे 4 दिन से, वो अचानक से कल उनका फिर सेलिंग फिगर आ गया। और कल हालांकि बड़ा सेलिंग नहीं था, 240 करोड़ रुपए का सेल था, लेकिन पिछले 4 सेशंस में 3289 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। करीब 3300 करोड़ रुपया हो गया, जो उन्होंने इंडियन मार्केट में डाला था। उससे एक होप क्रिएट हो रही थी कि कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप को म्यूचुअल फंड फिर संभाल लेते हैं और लार्ज कैप को अक्सर एफ संभाल लेते हैं। लेकिन जब एफ जा रहे होते हैं तो ये दोनों जो पोजिशनिंग है वो म्यूचुअल फंड्स को करनी पड़ती है, और उसमें मिड कैप स्मॉल कैप चलते नहीं है जनरली, वो लार्ज कैप में ही ज्यादा फंड एलोकेट हो जाता है। अभी सर कैसे देख रहे हैं कि एफ किस ट्रिगर से लौटेंगे? ट्रेड डील की जब जब पॉजिटिव बातें आती है तब तब एफ आ जाते हैं सर। लग रहा है कि एफ हमारे यहाँ लौट भी पाएंगे, या ये उनका सेलिंग प्रेशर बना रहेगा? तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर कुड कंटिन्यू, क्योंकि वैल्यूएशन, सी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अबाउट, इफ लेट्स गो बैक 2 months इनटू द पास्ट, राइट? व्हाट वाज द एफआई वरीड अबाउट? व्हाई आर एफआई सेलिंग? एक अपना करेंसी जो डिवैल्यू कंटिन्यूसली हो रहा है, इट्स इम्पैक्टिंग देम, क्योंकि उनके अगर एक साल में अगर आप देखें तो मार्केट्स में कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं आया है, करेंसी हैज फॉलन बाय 3 to 4%, तो रिटर्न्स हैव बीन ऑलमोस्ट जीरो। जहां पे इफ यू हैड पुट योर मनी इनटू डेट फंड्स इन द यूएस, यू कुड हैव गॉट 4.5-5%, रिस्क फ्री। तो रिस्क लेके पैसा क्यों डालना चाहिए? सेकेंडली, ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी फिलहाल है। वी हैव नॉट, इंडिया हैज नॉट साइंड अ ट्रेड डील विद द यूएस। हमारा ईयू के साथ भी एफटीए की अभी भी बातचीत ही चालू है, एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू कम आउट। और एक चीज आप कभी भी देखिए तो, नो एफटीए इज गोइंग टू कम आउट विच इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया अलोन। यानी कि इंडिया पे थोड़ा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा ही ना, जो कंपनीज, क्योंकि दैट इज अदरवाइज, इफ एवरीथिंग वाज गोइंग टू कम पॉजिटिव ओनली फॉर इंडियन कंपनीज, तो फिर व्हाट इज द नीड फॉर यूएस टू कम एंड साइन द यूएस एफटीए, या ईयू टू कम एंड साइन द ईयू एफटीए? दे वांट इन्वेस्टमेंट्स इन देयर कंट्री आल्सो, वेयर दे कैन क्रिएट जॉब्स, मेक मनी, they can export to India, market खोलना पड़ेगा. So those kind of things. So even if a FTA gets signed, it's not कि चलो सब ठीक ठाक हो गया, सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा. Valuations अभी भी rich है. Yes, Indian domestic consumerism is going to improve, no doubt. वो, but this is not a immediate thing. It's an 18-month play. तो अगर आप देखें तो we are factoring in positivity and valuing it 2 years डाउन द लाइन, FY27 पे. पर अगर वो पैन आउट नहीं होते हैं, देन ऑन दीज हाई वैल्यूएशंस टू जस्टिफाई विल बिकम डिफिकल्ट. सो एफआई में वेरी वेल कंटिन्यू टू बी कॉशियस ऑन द इंडियन मार्केट. अगर आप देखें तो फिलहाल फ्यूचर्स में अभी भी वो काफी शॉर्ट बैठे हैं. यस, 1 वीक या 2 वीक शायद थोड़ा कुछ लिया होगा, बट इफ दे कम टू सेल अगेन बिकॉज वैल्यूएशन स्टॉक्स मूव अप, they come to the prices where they were selling more aggressively, they may come back and start selling again, and then again you will see the market going down. So I am not convinced कि FIs are back and they're going to continue to buy right away. आएंगे, पक्का आएंगे, maybe 3 months, 6 months, 9 months down the line, but for the time being I'm not bullish कि FIs are going to come. और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि we have this thing कि स्मॉल कैप नहीं चल रहे क्योंकि सब म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप में डाल रहे हैं. ये मैं टोटली डिसएग्री करता हूं, फॉर द सिंपल रीजन कि जो लार्ज कैप फंड्स है उनका मैंडेट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है. सो दे आर गेटिंग लार्ज कैप्स एट बेटर वैल्यूएशंस राइट नाउ, सो दे बीइंग मोर अग्रेसिव इन बाइंग. जो मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है उसमें थोड़ा परसेंटेज आप डाल सकते हैं इन लार्ज कैप, बट द बैलेंस हैज टू बी इन द स्मॉल एंड मिड. बट देयर ऑल्सो वैल्यूएशंस आर सो रिच कि दे देमसेल्व्स आर नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए, और मार्केट इतने रेंज में बैठा है कि ज्यादातर टाइम ये म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेडिंग कर रहे हैं. आई नो कपल फंड हाउसेस में बात करता हूँ, स्टॉक गिरता है 10-12 टका, वो लोग लेते हैं, बढ़ जाता है 15 टका एक महीने में, दे सेल इट एंड दे सिट बैक ऑन कैश. सो दे ऑल्सो काइंड ऑफ मेक श्योर कि स्टॉक डज नॉट गो टू फार अप, क्योंकि उनके पास जो नया फ्रेश स्टॉक आया वो मार्केट में वापस आ जाता है. सो आई डिसएग्री कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एफआईएस की स्मॉल कैप नहीं चल रहे. आई थिंक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट अभी भी है स्मॉल कैप में, एंड वी आर प्रोजेक्टिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ. अगर वो ग्रोथ पैन आउट नहीं होगा, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडियन मार्केट. तो एफ की बिकवाली अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत और दिखे, लेकिन हाँ मोमेंटम लौटेगा।
ऐसा सुनील सर को लगता है। सर, आरबीएल बैंक बिकने की बातें हो रही हैं कि दुबई के कुछ बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, एनबीटी का नाम सामने है, 60% स्टेक वो बाय कर सकते हैं, $3 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आरबीएल बैंक खरीदने में। बैंक की कल तक की मार्केट कैप तो $2 बिलियन थी, तो हम ये मानकर चलें कि आरबीएल बैंक एक इंटरेस्टिंग काउंटर बनने वाला है, अगर ऐसी ये जो र्यूमर्स हैं ये थोड़ा सा न्यूज में बदल जाती है आने वाले समय में तो ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है अगर होता है, बट ये न्यूज मार्केट में पहले से आ चुकी है। स्टॉक अगर आप देखें तो 200 से 300 तक ऑलमोस्ट रैली, यानी कि 50% रैली तो आ चुका है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इट इज वेरी गुड फॉर द बैंक, फंडामेंटली वेरी गुड फॉर द बैंक। बट अगर आप जिस दिन ये न्यूज अनाउंस होगा, मेरे हिसाब से ये स्टॉक गिरेगा, बिकॉज it will become a very clear case of buy on rumors and sell on fact, or very clear indication कि there are many people in the know-how well before the actual uh, deal happens. This is something I wish SEBI would investigate a little more कि किसने क्या पोजीशन लिया है, क्या किया है, क्यों इतना स्टॉक बढ़ा, कैसे, बिकॉज देर इज ऑब्वियसली 50% रैली के बाद ऐसा न्यूज आते हैं तो इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज आउट। आई मीन बट yes, it's long term positive for the bank. Would I buy it right away after this news comes? जी नहीं, क्योंकि अगर 9,000 crores बैंक में infuse होता है तो I'm sure they'll have a lot of capital to grow, so growth will not be an issue. But उनकी for the next 2 years ROA figures will be quite ROE figures, sorry ROA नहीं, ROE figures will be quite bad, क्योंकि ये इतना लार्ज अगर इक्विटी आपको सर्विस करना पड़ेगा, you need to grow your loan book well ahead of 30-35% a year. And to do that, you're taking a lot of risk on your book. तो it could be problematic. तो we need to see कैसे वो लोग करते हैं, कैसे डील स्ट्रक्चर अगर होता है, does some of the money come right away, does some of it come through a convertible, जो so the equity does not dilute right away, तो वो सब देखना पड़ेगा। But if they get 9,000 crores, very very positive for RBL Bank, very positive for the bank structure। ठीक है सर। कल एचसीएल टेक के नतीजे आए, हालांकि रिएक्शन सब आ चुका है, मैं रिजल्ट दर्शकों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ। रेवेन्यूज में करीब 5% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 10% का जंप था, मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट था, एबिट में भी थोड़ा बहुत जंप था, टीसीवी वैल्यू अच्छा बढ़ी है उनकी 41% के अराउंड ऑन क्यू बेसिस। सर, एचसीएल के नतीजे देखने के बाद और टीसीएस के नतीजे देखने के बाद क्या डिफरेंस लगा आपको? तो डिफरेंस क्या लग रहा है कि HCL is obviously able to grow their top line and bottom line a little faster than TCS. बट बारिंग विच, अगर मैंने आपको क्या कहा इनिशियली जो हमने बात की थी कि 2 to 5% टॉप लाइन ग्रोथ, 7 to 10% बॉटम लाइन ग्रोथ इज नॉट वेरी एंथ्यूजिंग when you're trading at 15 to 18 to 20 times earnings. Upside, downside may not be that significant from these levels now क्योंकि stocks काफी correct हो चुके हैं, पर neither is there upside. हम market में invest करते हैं to earn returns, capital appreciation. अगर आप dividends के लिए करते हैं तो ये IT companies fabulous है क्योंकि इनका dividend payouts अच्छे रहेंगे, कैश फ्लोज अच्छे हैं, एंड थोड़े थोड़े स्टॉक्स भी बढ़ेंगे एज द कंपनीज ग्रो मे बी एट 5-6% पर ईयर। तो डिविडेंड प्लस वो 5% ग्रोथ अगर मैं मिला के करूँ तो आपको 8-9-10% रिटर्न मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। बट आई थिंक अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू अर्न मोर देन 15-17% रिटर्न ऑन माई कैपिटल फॉर माई इन्वेस्टमेंट। तो टेक सेक्टर इज नॉट वन ऑफ द सेक्टर्स दैट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ। मेरे हिसाब से ये सेक्टर अभी फिलहाल फॉर द नेक्स्ट 6 months to 1 year कहाँ नहीं जाने वाले हैं। अगर समथिंग चेंजेस ड्रास्टिकली देन इट्स अ डिफरेंट इशू, वी विल कीप रिव्यूइंग इट, बट बेस्ड ऑन जहां पे हम खड़े अभी फिलहाल, वहां पे मुझे इतना नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि मुझे लेना चाहिए, और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही थे, नथिंग एक्सेप्शनल, नथिंग ग्रेट और एनीथिंग टू कि से कि ये सब चेंज होने वाला है नेगेटिविटी। लास्ट क्वेश्चन सर, आज थोड़ा आपके साथ समय ज्यादा हो गया, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ बस। आज बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइन पीएलएम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टेक महिंद्रा, इरिडा, परसिस्टेंट सिस्टम, थायरो केयर, इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आता है?
सो अगर ये आज के रिजल्ट्स नहीं पड़ेगा, अगर आपको एक स्टॉक जो चाहिए जहां पे मैं पॉजिटिव हूं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू बी ग्रेट और एनीथिंग, बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन एक्सिस बैंक। क्योंकि एक्सिस बैंक में क्या हुआ था कि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने वो टेक्निकल कुछ राइट ऑफ दिया था। आई विश आई हैड मोर टाइम टू डिस्कस वो टेक्निकल राइट ऑफ क्या है, बट इट बेसिकली मैं फटाफट बोलने जाऊंगा कि अगर से 60 डेज लोन एनपीए हुआ है तो इट बिकम्स एसएमई 2। बट फिर ऑन द 61st डे दे हैड टू कलेक्ट 60 रुपीज, एक्सिस बैंक उन्होंने 30 रुपीज कलेक्ट किए, जो 30 डेज, मीनिंग द फर्स्ट 30 डेज एनपीए बिकेम जीरो. So now they are back to 30-day NPA. So SMA 1. So ideally they have to only do provisioning for SMA 1. बट बैंक, बट आरबीआई गाइडलाइन का जो था सेट के नो, बिकॉज यू नॉट बिकम रेगुलराइज, यू हैव टू एक्चुअली कीप इट एट SMA 2. तो वो वजह से थोड़ा सा जो प्रोविजन चेंज किया करना पड़ा उनको टू कैच अप टू जो उन्होंने SMA 1 या SMA 2 रखा था ब्रैकेट, जो एक्चुअली SMA 2 या SMA 3 बिकॉज ऑफ आरबीआई रूल्स था। तो वो एक एडजस्टमेंट किया, दैट इज डन विद एंड दैट इज ओवर। तो नाउ व्हाट यू एक्सपेक्टिंग इज कि वो एनपी प्रोविजंस नहीं आएंगे। इनफैक्ट उनका collections effort are going to bring these accounts back because these are good accounts, bring them back to standard। और जैसे वो स्टैंडर्ड होते हैं वो सब प्रोविजंस रिलीज कर पाएंगे। एंड वंस यू आर एबल टू रिलीज दोस प्रोविजंस, उनके एक क्वार्टर में अगर प्रोविजंस बहुत कम किए तो स्टॉक में री रेटिंग अपॉर्चुनिटी काफी है। क्योंकि इफ यू कंपेयर आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी ट्रेडिंग एट 2.2 2.3 टाइम्स बुक, एक्सिस इज ट्रेडिंग एट 1.4 1.5 टाइम्स बुक। तो it can move up to, I'm saying 1.7 1.8, तो you can get that little bit of re-rating। and जैसे वो थोड़ा stability भी आएगा, I'm sure the management will ensure that they grow their loan book quite aggressively in the mid teens। और वो भी अगर growth और re-rating देखे तो I think Axis Bank is one of the stocks I am positive on from the results, कि ये क्वार्टर में provisions थोड़े उतने नहीं आएंगे, and then you will see the movement in the stock going up।